बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में 2017 सेकंड पेपर का सेक्शन सी डिटेल में डिस्कस करेंगे। बहुत से क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हो रहे हैं, वो आप नोट कर लीजिएगा और बाकी को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर करें और मेमोराइज करें, ठीक है, ताकि अगर इन्हीं क्वेश्चन में से सेम एज इट इज़ क्वेश्चन आ जाता है पेपर में तो आपके फुल मार्क्स आ सकें। तो चलें स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A, गिव रिएक्शंस ऑफ पीरियड 3 एलिमेंट्स विद वाटर। अब यहाँ पर आपको तमाम जो पीरियड 3 एलिमेंट्स हैं सोडियम 2 आर्गॉन, उनका रिएक्शन विद वाटर लिखना है, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी सारा का सारा मटेरियल प्रोवाइड किया जा चुका है, हेल्पिंग वीडियोस भी प्रोवाइड की जा चुकी हैं, तो आपने वहाँ से उसको कर लेना है क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, एज इट इज़ रिपीट हो रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट, व्हाट इज मेंट बाय द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ अ सेंट्रल मेटल एटम और आयन, डिस्क्राइब द ज्योमेट्रीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विद द कोऑर्डिनेशन नंबर 2, 4 एंड 6। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर जो है उसकी डेफिनेशन विद एग्जाम्पल एज इट इज़ क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपके पास सेकंड हाफ है इस क्वेश्चन का, ज्योमेट्रीज ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 एंड 4 एंड 6, ये आपने जो है वो करना है यहाँ पर। तो देखिए ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, अगर लेकिन स्टूडेंट्स ने अगर अच्छे से जो है वो याद नहीं किया होगा ना तो वो अटैम्प्ट नहीं कर सकते, उनको पता नहीं चलता कि कैसे अटैम्प्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने बताना है कि जो कोऑर्डिनेशन नंबर है शोन बाय द मेटल्स इन कॉम्प्लेक्सेस इज 2 to 9, यानी 2 से 9 तक जो है, 2 से 9 तक जो है ये कोऑर्डिनेशन नंबर शो करते हैं, ठीक है। तो मोस्ट कॉमन जो कोऑर्डिनेशन नंबर है वो 2, 4 एंड 6 है। तो अगर हम सबसे पहले कोऑर्डिनेशन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है, तो जैसे कि मेटल है उसके साथ 2 लिगेंड्स अटैच हैं, ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है वो लीनियर ज्योमेट्री बनाएंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 2 हैव लीनियर ज्योमेट्री बिकॉज इट प्रोवाइड्स मिनिमम लिगेंड रिपल्शन, ठीक हो गया। और इसकी एग्जांपल्स आपने याद कर लेनी है एज इट इज़ के कॉपर +1, सिल्वर +1 एंड मर्करी +2 फॉर्म सच कॉम्प्लेक्सेस, ये इस तरह के कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं, ठीक है, जिसमें इनकी लीनियर ज्योमेट्री होती है, ठीक है। तो ये आपने साथ इनके फार्मूलाज भी प्रॉपर पूरे लिखने हैं, ठीक है, यानी कॉपर के साथ 2 अमोनिया लिखना है और कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर +1 का चार्ज लगाना है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये ज्योमेट्री भी शो करनी है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4। Complexes with coordination number 4 may have tetrahedral or square planar geometry depending upon the type of hybridization of central metal atom or ion। तो स्टूडेंट्स ये ऑलरेडी आपको एक हेल्पिंग वीडियो प्रोवाइड की जा चुकी है जिसमें आपको सही डिटेल में बताया है कि अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा, ठीक है, तो कैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है वो sp3 या dsp2 हो सकती है, और अगर sp3 होगी तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी और अगर dsp2 होगी तो स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री होगी, ठीक है। तो ये ऑलरेडी आपने देख लिया, अब आपने अटेम्प्ट कैसे करना है उसको यहाँ पर आप देख लें, देन आप इसके साथ एग्जांपल्स लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बीच में आपको कोई इतनी खास डिटेल्स नहीं बतानी है, आपने सिंपल बता दिया कि डिपेंडिंग अपॉन द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम टेट्राहेड्रल या स्क्वायर प्लेन ज्योमेट्री होती है। अब आपने कुछ एग्जांपल्स टेट्राहेड्रल की याद कर लेनी है और कुछ जो है वो आपने याद कर लेनी है स्क्वायर प्लेनर की। ये आपको हेल्पिंग वीडियो में जो है वो आपने डिटेल से देख लिया, आपको हर एक की जो है वो हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करनी आती है, ठीक है। और ये जो आपके पास फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के अलावा जैसे आप प्लेटिनम है, प्लेडियम है, गोल्ड है, ये फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ में नहीं आती, तो ये हमेशा स्क्वायर प्लेनर ही शो करेंगी, ठीक है। तो बाकी का आपको देखना होगा कि ये इसकी ज्योमेट्री क्या, इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या चल रही है। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, ये आपने दोनों ड्रॉ करनी है, स्क्वायर प्लेनर भी ड्रॉ करनी है, ठीक है, और फिर ये टेट्राहेड्रल भी ड्रॉ करनी है, ठीक है, ज्योमेट्री। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। तो ये भी बहुत आसान है, कॉम्प्लेक्सेस विद कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हैव ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री कैसे होती है, जैसे ये मेटल है उसके साथ आपके पास इधर 4 लिगेंड्स अटैच हैं, ठीक है, ये प्लेन में है सारे के सारे, और एक जो है वो आउट ऑफ द प्लेन हो जाएगा और एक इनसाइड द प्लेन हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये देखें अब आपके पास साइड्स कितनी बन रही है, ये चीज़ नोट कीजिएगा कि आपके पास कितनी साइड्स बन रही है, 8 साइड्स बननी चाहिए, ठीक है। जैसे कि ये और ये आपके पास ये एक साइड बन गई, ठीक है। इसी तरीके से हम इसको दूसरे कलर से शो कर देते हैं, अगर इधर से और इधर से करेंगे तो ये एक और साइड आ जाती है, ठीक है। तो ये 2 साइड्स हो गई। देन हमारे पास आ जाता है, इस तरीके से हम इसको शो करेंगे इधर से इधर, तो ये हमारे पास यहाँ पे तीसरी साइड हो गई, और ये जो चौथी हमें नज़र आ रही है फ्रंट से, ठीक है,
यानी इधर से लेकर इधर तक, ठीक है। तो ये फोर्थ साइड हो गई है, ठीक है। फोर साइड्स ऊपर हो गई हैं और सेम इसी तरह की फोर साइड्स नीचे की तरफ होंगी, यानी ये दो इधर हो जाएंगी, ठीक है। और फिर हमारे पास येलो में अगर हम देखेंगे तो येलो में हमारे पास इस कॉर्नर से, ठीक है, जुड़ेगा। तो हमारे पास जो है वो एक अनदर साइड आ जाएगी, ठीक है। और ब्लैक में अगर हम देखेंगे, ब्लैक में वो इस तरीके से इस तरह से जुड़ेगा, तो ये हमारे पास एक अनदर साइड आ जाएगी, ठीक है। और बिल्कुल बैक पे ये जो है आपके पास 8 साइड आ जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास 8 साइड्स हो जाती हैं, इसलिए हम इसको ऑक्टा, ऑक्टा मतलब 8, ऑक्टाहेड्रल 8 साइड्स इस शेप को कहते हैं, ठीक है। तो आपने इसकी एग्जांपल्स याद कर लेनी है। दीज कॉम्प्लेक्सेस आर द मोस्ट कॉमन वंस फॉर्म्ड बाय द ट्रांजिशन मेटल लाइंस, और इसकी एग्जांपल्स याद कर लें। क्रोमियम +3, आयरन +3, आयरन +4 विद 6 साइनाइड और वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। ये इसकी एग्जांपल्स हैं और इसको आपने इस तरह से ड्रॉ भी करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है, इसमें से जो आपको इजी लग रही है, अगर ये इजी लग रही है तो ये ड्रॉ कर लें, या ये इजी लग रही है तो ये ड्रॉ कर लें। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, एक्सप्लेन द फॉलोइंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल एंड होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज तो आप 2 पेपर्स में, मेरे ख्याल में 2 या 3 पेपर्स में रिपीट हो चुका है, मैंने एक का ही रेफरेंस यहाँ पे दिया है। तो बाकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल आप यहाँ पर देख लें, सिंपल डेफिनेशन है, ठीक है। कोल यानी कोल इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिकेइंग ट्रीज बरिड अंडर द अर्थ क्रस्ट, ठीक है। यानी जो भी एनिमल्स, ट्रीज वगैरह अर्थ क्रस्ट के अंदर मिलियंस ऑफ टाइम्स के लिए बरिड हो जाते हैं और अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो फिर ये क्या होता है, दीज ट्रीज गॉट कन्वर्टेड इनटू कोल, तो ये चीज़ें जो है वो कोल में कन्वर्ट हो जाती हैं। और अगर हम एक कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें तो उसका क्या प्रोसेस होगा, ठीक है। व्हेन द कोल इज हीटेड इन द एब्सेंस ऑफ एयर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन, ठीक है, एब्सेंस ऑफ एयर में इसको हीट करेंगे, एंड द टेम्परेचर रेंजिंग फ्रॉम 500 to 1000 डिग्री सेंटीग्रेड इज कन्वर्टेड इनटू कोक, कोल गैस एंड कोल तार, ठीक है। तो ये जो कोल है वो डिफरेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। कोल तार कंटेन्स लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच सेपरेट आउट ऑन फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी पहले तो हमने इसकी डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन की और उसके बाद हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, ठीक है, जिसमें हम सिंपल इसको बॉयल करते हैं और हर फ्रैक्शन अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर्स में कन्वर्ट होके और सेपरेट कंटेनर में जो है वो सेपरेट कलेक्ट कर ली जाती है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने ये फिर इसका ड्रॉ भी करना है कि कोल की डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन अगर होगी तो हमारे पास कोल गैस, अमोनिकल लिक्वर, कोल तार, कोक और कार्बन गैस बनेगी, और फिर कोल तार की फर्दर सिंपल फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करनी है, ठीक है। और तो हमारे पास बेंजोल, टॉलीन, जाइलिन, नेफ्थलीन, फिनोल्स, मैनी अदर कंपाउंड्स ये बनते हैं। और अगर क्रूड कोल गैस की फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे, देखिए मैंने FD लिखा हुआ है, मतलब फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन अगर कोल गैस की करें तो बेंजोल, कोल गैस, साइनाइड्स और हमारे पास सल्फर कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है। तो ये आपने जो है वो ड्रॉ करना है, ओके। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का A पार्ट, एक्सप्लेन द फॉलोइंग रिएक्शंस विद मैकेनिज्म, एल्डोल कंडेंसेशन एंड फ्रेडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो ये भी रिपीट हो रहा है एज इट इज़, पेपर्स के नाम और उनके क्वेश्चन नंबर मैंने मेंशन कर दिए हैं। नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का B पार्ट, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन 1 प्रोपानोल एंड 2 प्रोपानोल। तो ये हम हमेशा आपके पास प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियल कोहोल्स ल्यूकास टेस्ट से जो है वो आप डिस्टिंग्विश करते हैं। ये भी रिपीट हो रहा है एज इट इज़, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4 का C पार्ट, एक्सप्लेन द विद द सुटेबल एग्जांपल दैट ओजोनोलाइसिस इज हेल्पफुल टू लोकेट द पोजीशन ऑफ अ डबल बॉन्ड इन द एल्कीन। तो वैसे तो ओजोनोलाइसिस आपने पीछे बहुत सारे पेपर्स में कर लिया हुआ है, ठीक है, जैसे मैंने 2016 सप्ली 1 का रेफरेंस दिया हुआ है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर आपने प्रॉपरली एग्जांपल दे के बताना है कि पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कैसे पता चली हमें, ठीक है। पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कैसे पता चली, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ऐसे पता चलती है कि हम देखते हैं कि जब हम ओजोनोलाइसिस करवाएंगे उससे जो प्रोडक्ट्स मिलेंगे वो प्रोडक्ट्स डिसाइड करती हैं कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कहाँ थी, ठीक है। तो आप उसके लिए लिखेंगे ओजोनोलाइसिस इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड in an alkene as the carbon atoms of the double bond are changed into carbonyl group। यानी जो कार्बोनाइल ग्रुप में कौन कन्वर्ट होता है, ये जो डबल बॉन्डेड कार्बन है ये बाद में जो है वो कार्बोनाइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो इनके साथ जो ग्रुप्स अटैच होते हैं उनकी वजह से रिस्पेक्टिव हमारे पास प्रोडक्ट्स बन जाती हैं, ठीक है। तो इसके लिए 7 एग्जाम्पल यहाँ पर हमने लिखनी है कि ओजोनोलाइसिस, जैसे कि हमने खुद से एग्जांपल क्रिएट की कि 1 ब्यूटीन, ये देखें ये 1 ब्यूटीन है,
One butene will produce ozonolysis of one butene will produce the mixture of formaldehyde. ठीक है, ये देखें, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये प्रोपियोनल्डिहाइड है, तो मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड प्रोपियोनल्डिहाइड बनेगा। लेकिन ओजोनोलाइसिस ऑफ 2 ब्यूटीन जो है वो हमें क्या देगा, ये 2 ब्यूटीन है तो ये हमें जस्ट एसिटल्डिहाइड ही देगा। ठीक है, तो ये हमें जस्ट एसिटल्डिहाइड ही देगा। ठीक है, तो आपने ओजोनोलाइसिस का कभी भी इस तरह से डायरेक्ट रिएक्शन नहीं लिखना, बल्कि आपने इसका पूरा इस तरह से मैकेनिज्म ही लिख के दिखाना है। ठीक है, वो तो मैंने आपको सिंपल बताया ना कि ये इस तरीके से हो रहा है, लेकिन आपने अपनी बुक में भी नोट किया होगा कि कभी भी डायरेक्ट ओजोनोलाइसिस का डायरेक्ट रिएक्शन कभी भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उसको आपने पूरा करके दिखाना है कि 1 ब्यूटीन जो है वो पहले इस तरीके से मोल ओजोनाइड बनाएगा, फिर ओजोनाइड, और फिर वो ब्रेक करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमारे पास मिक्सचर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड एंड प्रोपियोनल्डिहाइड बनेंगे। और फिर लास्ट स्टेप करना है, और यहाँ पर आपने लिखना है रिएक्शन ऑफ 2 ब्यूटीन विद ओजोन। ठीक है, तो इस तरह से आपने करना है 2 ब्यूटीन, तो हमारे पास एसिटल्डिहाइड के ही 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल से प्रॉपर्ली आपने बता दिया कि ओजोनोलाइसिस जो है वो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड जो है वो हेल्प करती है उसको डिटेक्ट करने में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर्स ऑफ प्रोटीन्स। तो स्टूडेंट्स ये बहुत ही सिंपल है, लेकिन अच्छे से कुछ पॉइंट्स याद किए होंगे तो आप इसको अच्छे से अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। द स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन्स डिपेंड अपॉन द स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स इन प्रेजेंट इन प्रोटीन्स। अब स्पैटियल अरेंजमेंट क्या होता है, यानी स्पेस में पॉलीपेप्टाइड चेन्स जो है वो किस तरह से अरेंज है, क्या बिल्कुल सीधी सीधी अरेंज हैं, या स्पाइरल में अरेंज हैं, या जिगजैग में अरेंज हैं, या ट्विस्टिंग एंड फोल्डिंग हो रही है चेन्स की, क्या हो रहा है। ठीक है, इन तमाम चीज़ों पे स्पैटियल अरेंजमेंट, तो दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट वर्ड। ठीक है, स्पैटियल अरेंजमेंट ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट इन अ प्रोटीन, उस पर डिपेंड करेगी। तो सिंस 3 स्पैटियल अरेंजमेंट्स आर पॉसिबल, प्रोटीन्स हैव द फॉलोइंग 4 स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको कहा कि लीनियर स्ट्रक्चर पॉसिबल है, उसके बाद जो है वो स्पाइरल अरेंजमेंट पॉसिबल है, और जिगजैग पॉसिबल है। ठीक है, ट्विस्टिंग या जिगजैगिंग ये पॉसिबल है। तो ये इसकी स्पैटियल अरेंजमेंट्स के अकॉर्डिंगली 4 जो है हमारे पास प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स पॉसिबल है। नंबर 1 प्राइमरी, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वार्टनरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर को देख लेते हैं सबसे पहले। इसमें क्या होता है कि सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन अ प्रोटीन चेन, अमाइनो एसिड इन अ पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी सिंपल ऐसे आपके पास यानी सिंपल चेन है और उसमें सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स जा रहा है। ठीक है, तो बस ये सीनियर स्ट्रेट जो है वो लीनियर फॉर्म में इसी तरीके से मूव करता रहता है, तो दिस इज़ द प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक है, सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स इन अ पेप्टाइड चेन इज कॉल्ड प्राइमरी स्ट्रक्चर, और अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड विद वन अनदर थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स, एंड इस अरेंजमेंट ऑफ अमाइनो एसिड्स को हम कहते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर। ठीक हो गया। नेक्स्ट है आपके पास सेकेंडरी स्ट्रक्चर। पेप्टाइड चेन्स में एक्वायर स्पाइरल शेप और में भी प्रेजेंट इन द जिगजैग मैनर। ठीक हो गया, तो अब हमने कहा कि ये स्पाइरल या जिगजैग में हो सकते हैं, तो अब हम बताएंगे उसको प्रॉपर डिफाइनिंग फॉर्म में कि दिस कॉइलिंग और जिगजैगिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन इज कॉल्ड सेकेंडरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। और अब यहाँ पर आपने बॉन्डिंग बता रहे हैं, जैसे कि हमने पहले प्राइमरी स्ट्रक्चर में बॉन्डिंग बताई कि भाई वो सिंपल अमाइनो एसिड्स आपस में जुड़े हुए हैं और उसमें पेप्टाइड बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अमाइनो एसिड्स आर लिंक्ड टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से होता है। ठीक है, यानी फॉर एग्जांपल ये चेंज आ रही है, तो अब यहाँ का जो एक एटम है वो इधर वाले एटम के साथ अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा है तो वो उसको ट्विस्ट कर देगा। ठीक है, लाइक इधर से इधर, मतलब इस तरह से जब मूव करेगा तो ये वाला एटम इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग से अट्रैक्ट करने लग जाएगा, तो ये पूरा जिगजैग की फॉर्म स्पाइरल की फॉर्म में अरेंज होने लग जाएगा। ठीक है, ये अरेंज होने लग जाएगा, तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से सेकेंडरी स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रही है। नेक्स्ट है टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन। ट्विस्टिंग और फोल्डिंग ऑफ अ पॉलीपेप्टाइड चेन्स रिप्रेजेंट्स द टर्शरी स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोटीन्स। ठीक हो गया। अब ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन्स है ना, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स बन गए हैं, उनकी ट्विस्टिंग और फोल्डिंग होने लग जाती है। ठीक है, डिफरेंट चेन्स आपस में ट्विस्टिंग और फोल्डिंग शो करने लग जाएंगी, तो एक से ज़्यादा चेन्स, तो उनको हम कहेंगे ये टर्शरी स्ट्रक्चर्स हैं। और लास्ट में जो क्वार्टनरी स्ट्रक्चर है,
This is the fourth phase in the creation of the protein. And quaternary protein is the arrangement of multiple folded proteins. ठीक है, यानी ऑलरेडी जो आपके पास टर्शरी प्रोटीन्स हैं, मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन्स, उनकी फर्दर आप कह लें कि कॉइलिंग होना शुरू हो जाती है. ठीक है, और द कॉइलिंग प्रोटीन्स, ठीक है, मल्टीपल फोल्डेड प्रोटीन्स या कॉइलिंग प्रोटीन्स की जो है वो अरेंजमेंट को हम कहेंगे इन अ मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स. ठीक है, मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स के अंदर हम उसको कहेंगे कि ये क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर है. ठीक है, तो अब हम आपको इसको देख लेते हैं और इसकी आपने बॉन्डिंग ज़रूर बतानी है. वैरायटी ऑफ बॉन्डिंग इंटरेक्शंस इंक्लूडिंग हाइड्रोजन बॉन्डिंग, सॉल्ट ब्रिजेस एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड्स. ठीक है, होल्ड द वेरियस चेन्स टुगेदर इन अ पर्टिकुलर ज्योमेट्री. तो ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है. ठीक है, आपने इसको बनाना है, बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है, क्योंकि ड्रॉ करे बगैर इसमें से आपके मार्क्स कट जाते हैं. फिर ये आपने इसकी स्पाइरल की जो है वो प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, इस तरीके से स्पाइरल की आप प्रैक्टिस करें, यानी इधर से, यानी एक तरफ से आपने ना बिल्कुल जहाँ पे टर्न आ रहा होता है ना, वहाँ से आपने इसको इस तरह से कर लेना, स्पाइरल कर लेना. ठीक हो गया. और इसी तरह से जिग जैग का भी आपने जो है वो इस तरीके से बना के रखें, यानी ये इधर से फिर आपके पास इधर जाएगा, फिर इधर जाएगा, फिर इसी तरीके से इधर जाएगा. ठीक है, तो ये इस तरीके से जिग जैग की आपने थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है ताकि आप इसको ड्रॉ कर सकें. और ये जो आपके पास अल्फ़ा एंड बीटा शीट्स हैं, ठीक है, ये इनकी कॉइलिंग होती है तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर बनते हैं. और डिफरेंट टर्शरी स्ट्रक्चर जो है वो मल्टी सब यूनिट कॉम्प्लेक्स में जब ज्वाइन हो जाते हैं तो उनको हम क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर कहते हैं. ठीक हो गया. तो क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट है आपके पास, डिस्कस द सोर्सेज ऑफ रॉ मटेरियल्स यूज्ड इन द केमिकल इंडस्ट्रीज. अब ये मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो क्वेश्चन नहीं है, लेकिन देखें इस तरह का क्वेश्चन भी पेपर में आ सकता है. लेकिन अगर आप देखें तो इसमें कुछ भी नहीं है. अगर आप इसको अटैम्प्ट करेंगे, हालांकि 4-5 नंबर का क्वेश्चन दे दिया इन्होंने, लेकिन इसमें इतना कुछ खास लिखना नहीं था. तो देखिए आप कितना सिंपल सा है कि रॉ मटेरियल्स केमिकल इंडस्ट्रीज़ के लिए कहाँ से आते हैं. ऑब्वियसली बात है कि रॉ मटेरियल किधर से आएगा भाई, एनवायरनमेंट से ही आएगा. जो नेचुरली अल्लाह ताला ने चीज़ें पैदा की हैं वहीं से हम उठाएंगे. ये वो या तो फिर हमारे पास क्या हो सकता है, एयर में से हम ले लेंगे तो गैसेस होंगी तो हम एयर से ले लेंगे. अगर हमें कोई मिनरल्स चाहिए होंगे तो हम यानी रॉक्स में से ले लेंगे, सॉइल से ले लेंगे. ठीक है, या अगर हमें कुछ और ऐसी चीज़ें, ऐसे सॉल्ट्स चाहिए जो कि हमारे पास वाटर में प्रेजेंट है तो हम वहाँ से ले सकते हैं. तो ये सारी की सारी चीज़ें, या अगर कोई ऐसे प्लांट्स या एनिमल्स हैं जिसमें से हम कोई चीज़ें ले सकें तो वो आपके पास यानी लिविंग थिंग्स का सोर्स हो जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास 3-4 सोर्सेज है जहाँ से हम जो है रॉ मटेरियल ले सकते हैं. तो हम इसको कैसे लिखेंगे, ऑल केमिकल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम द रॉ मटेरियल्स अवेलेबल इन द नेचर एंड द प्राइस ऑफ द केमिकल्स डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ देयर रॉ मटेरियल्स. यानी अगर कोई रॉ मटेरियल्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल है अबंडेंट में, तो इसका मतलब है कि वो चीप होगा. लेकिन अगर जो कम चीज़ अवेलेबल है, कहीं से मिलती नहीं है, मुश्किल से मिलती है, तो ऑब्वियसली बात है वो कॉस्टली होगी. मेजर केमिकल इंडस्ट्रीज हैव देयरफॉर डेवलप्ड अराउंड मोस्ट प्लांटीफुल रॉ मटेरियल्स. और बहुत सी इंडस्ट्रीज़ ही वहाँ पर लगाई जाती हैं जहाँ पर ऑलरेडी पहले का बहुत ज़्यादा रॉ मटेरियल प्रेजेंट है, वहीं पर इंडस्ट्री लगाई जाती है ताकि उस मटेरियल को, रॉ मटेरियल को इंडस्ट्री तक लेके जाने की जो कॉस्ट आती है वो भी बच जाए. ठीक है, तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर से देख लें कि क्या क्या हमें रॉ मटेरियल्स अवेलेबल होते हैं. डिफरेंट गैसेज ही अवेलेबल होंगी. द एटमॉस्फेयर इज द फील्ड अबव द ग्राउंड लेवल एंड इट इज़ द सोर्स ऑफ एयर फ्रॉम विच 6 इंडस्ट्रियल गैसेज नेमली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, आर्गॉन, क्रिप्टॉन एंड जीनॉन आर मैन्युफैक्चर्ड. एंड द मास ऑफ द अर्थ एटमॉस्फेयर इज अप्रॉक्सीमेटली, अब ये देखें मास बता रहे हैं कि अर्थ का मास कितना ज़्यादा है, 5 × 10⁻15 टन्स. तो इस वजह से इसका मतलब है कि जितनी पूरी ये दुनिया बनी हुई है तो उसके बाहर एटमॉस्फेयर का कवर तो है ही है. ठीक है, कवरिंग ब्लैंकेट. तो इसका मतलब है कि हमें गैसेस भी बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड रिसोर्सेज में अवेलेबल हैं. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द हाइड्रोस्फीयर. अब पानी से क्या क्या मिल सकता है, ओशियन वाटर विच अमाउंट्स टू अबाउट 1.5 × 10⁻23 लीटर्स, यानी उसका अमाउंट बताया हुआ है, कंटेन्स अबाउट 3.5% बाय मास डिजॉल्व्ड मटेरियल्स. अब इसमें सी वाटर इज़ अ गुड सोर्स ऑफ सोडियम क्लोराइड, उसमें ये वाला सॉल्ट डिजॉल्व फॉर्म में होता है, मैग्नीशियम एंड ब्रोमीन. ठीक है, तो इसके ये सोर्सेज हैं. एंड नेक्स्ट आपके पास आ जाता है रॉ मटेरियल्स फ्रॉम द लिथोस्फीयर, यानी अर्थ से आप क्या लेंगे. द वास्ट मेजॉरिटी ऑफ द एलिमेंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट इज इन द फॉर्म ऑफ मिनरल ओर्स, कार्बन एंड हाइड्रोकार्बन्स. ठीक है,
उसमें हमारे पास कोल, नेचुरल गैस एंड क्रूड पेट्रोलियम भी आ जाता है. बीइंग एनर्जी सोर्सेज आर आल्सो कन्वर्टेड इनटू थाउजेंड्स ऑफ अदर केमिकल्स. लास्ट में आ जाता है बायोस्फीयर, यानी जो लिविंग थिंग्स से आप लेते हैं, प्लांट से या एनिमल्स से. ठीक है, वेजिटेशन एंड एनिमल्स कंट्रीब्यूट रॉ मटेरियल्स टू द सो कॉल्ड एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज. ठीक है. अच्छा, अब इसमें जैसे हम कहते हैं कि एज अ खाद के तौर पे हम जो प्लांट्स या एनिमल्स के वेस्ट होते हैं उनको हम यूज़ करते हैं, तो वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में वो एज अ रॉ मटेरियल यूज़ हो सकते हैं. ऑयल्स, फैट्स, वैक्सेस, रेजिन्स, शुगर, नेचुरल फाइबर्स एंड लेदर आर एग्जांपल्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ नेचुरल प्रोडक्ट्स. अब जैसे कि लेदर इंडस्ट्री है, ऑब्वियसली बात है कि उसको लेदर कहाँ से मिलेगा, वो मट्टी से तो मिल नहीं सकता. वो इसका मतलब है कि एनिमल्स की जो आउटर कवरिंग होती है, खाल होती है, उसी से आएगा. तो इसका मतलब है कि ये इट इज़ फ्रॉम द बायोस्फीयर. ठीक है, लिविंग थिंग्स से आ रहा है. तो ये था यहाँ पर सारा का सारा आपने रॉ मटेरियल्स के 4 सोर्सेज बता दिए हैं. तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, बहुत आसान. ठीक है, नेक्स्ट आपके पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 का सी पार्ट. एक्सप्लेन ग्रीन हाउस इफेक्ट एंड डिस्कस इट्स रोल इन ग्लोबल वार्मिंग एंड गिव वन सजेशन टू कंट्रोल इट. अब ऑलरेडी आपने 2016 के सप्ली 1 के पेपर में ये क्वेश्चन किया था कि भाई जो हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उसकी क्या रीज़न है, उस पर कॉमेंट करें. ठीक है, तो वहाँ पर हमने ग्लोबल वार्मिंग को थोड़ा एक्सप्लेन किया था. ठीक है, और उसमें हमने बताया था कि भाई एयर में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की अमाउंट होती है. ठीक है, और एक ख़ास अमाउंट प्रेजेंट होती है. अगर वो बैलेंस ख़राब हो जाए तो इट मींस कि ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर है ना, तो ये हीट एब्जॉर्बेंट गैसेस के तौर पर एक्ट कर रहे हैं. ठीक है, यानी अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं सन से, वो अर्थ पे एब्जॉर्ब हो रही हैं. ठीक है, वो आ रही हैं, अर्थ पे एब्जॉर्ब हो रही हैं, लेकिन अर्थ जो है वो कुछ अब दोबारा से रेडिएट करती है, तो वो लॉन्ग जो है वो लॉन्ग वेवलेंथ वाली रेडिएशंस होती हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, और उस इन्वायरमेंट को वो जो है हीट अप कर देती हैं, उसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर देती हैं. ठीक है, तो जिसकी वजह से अब हमने ग्लोबल वार्मिंग में ये बताया था कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट इंक्रीज़ कर रही है तो इसका मतलब है कि ग्लोबल वार्मिंग भी इंक्रीज़ करेगी. ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है पहले ग्रीन हाउस की. पहले तो इस क्वेश्चन में हम ग्रीन हाउस इफेक्ट एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ग्लोबल वार्मिंग बताएंगे. ठीक है, और उसको फिर कंट्रोल करने के मेथड्स बताएंगे. ठीक है, तो सबसे पहले देखें ग्रीन हाउस इफेक्ट. तो पहले समझ लें कि ग्रीन हाउस इफेक्ट को ग्रीन हाउस क्यों कहते हैं. ठीक है, तो होता क्या है कि कुछ इन्वायरमेंट्स जो होती हैं टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली उन कुछ प्लांट्स के लिए सूटेबल नहीं होती, तो इसलिए के लिए उन प्लांट्स को ग्रो कराने के लिए जो है वो ग्लास के जो है वो हाउसेस तैयार किए जाते हैं. ग्लास के हाउसेस तैयार किए जाते हैं, और जिससे क्या होता है कि सूरज की जो रोशनी होती है वो उनके अंदर एंटर होती है. ठीक है, तो वो जब एंटर होगी तो वो कुछ प्लांट्स यूज़ कर लेंगे, कुछ जो है वो अर्थ जो है वो एब्जॉर्ब कर लेगी. ठीक है, अब उसके बाद जब वो अर्थ रेडिएट करती है दोबारा से, ठीक है, तो वो लॉन्गर वेवलेंथ वाली एनर्जी जो है वो करती है. ठीक है, रेडिएट करती है. तो अब ये जो ग्लास है इसके अंदर क्या एबिलिटी है कि ये स्मॉल वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को तो पास करने देता है, लेकिन लार्ज वेवलेंथ वाली रेडिएशंस को पास नहीं करने देता. तो वो यहाँ पर ट्रैप हो जाती है, वो एनर्जी रेडिएशंस क्या हो जाती हैं, यहाँ पर ट्रैप हो जाती हैं, और टेम्परेचर जो हो जाता है यहाँ का ग्लास हाउस का इंक्रीज़ कर जाता है. ठीक है, अब ग्लास हाउस के अंदर बेसिकली हमने प्लांट्स जो है वो ग्रो करवाए हुए हैं, और प्लांट्स जो हैं वो मोस्टली ग्रीन कलर के होते हैं. तो इस वजह से इस ग्लास हाउस को या प्लांट हाउस को हमने ग्रीन हाउस कह दिया है. और ग्रीन हाउस बेसिकली क्या कर रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने का इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहा है. ठीक है, तो सेम यही काम हमारी अर्थ के साथ भी हो रहा है. ठीक है, ये हमारी अर्थ है, और सूरज से अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस आ रही हैं, लेकिन जब वो रेडिएट बैक होती हैं तो वो लॉन्गर वेवलेंथ होती हैं. अब वो दोबारा से उस तरह से एटमॉस्फेयर में या इन्वायरमेंट में नहीं जा पाती, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास जो है वो ब्लैंकेट है. किस चीज़ का ब्लैंकेट है, हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स का ब्लैंकेट है, और वो जो रेडिएट होती हैं लॉन्गर वेवलेंथ्स वो यहीं पर ट्रैप होकर आ जाती हैं. दे आर एब्जॉर्ब्ड बाय कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. तो वो भी बिल्कुल सेम उसी ग्रीन हाउस इफेक्ट की तरह का इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं. तो और ग्लोबल वार्मिंग में जो है वो उसको इंक्रीज़ करने में हेल्प कर रही हैं. ठीक है, तो इसको हमने लिखना कैसे उसको देख लें पॉइंट वाइज. हीट कमिंग फ्रॉम द सन हैव शॉर्टर वेवलेंथ एंड कॉज द एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर टू वाइब्रेट एंड रेडिएट हीट एंड इंफ्रारेड रेडिएशंस ऑफ लॉन्गर वेवलेंथ.
ठीक है, कि जब वो अर्थ एटमॉस्फेयर को कहेगा कि वो दोबारा से वाइब्रेट करें और हीट रेडिएट करें, तो वो हीट जो है वो अब लॉन्गर वेवलेंथ वाली हीट रेडिएट होगी। ठीक है, some substances in the atmosphere, especially carbon dioxide and water, absorb IR radiations, and this absorption of radiation warms the atmosphere। यानी जो चीज़ हमने डिस्कस की वो हमने पॉइंट्स की फॉर्म में लिख ली है। ठीक है, अच्छा अब क्या होता है कि some of the heat of the earth must lose in order to remain in the इक्विलिब्रियम। अब जो हमारे पास जो अर्थ है, अर्थ एब्जॉर्ब करती है हीट, तो उसको ऑब्वियसली बात है कि कुछ हीट जो है वो दोबारा से रेडिएट भी करनी होती है। ठीक है, इमिट करनी होती है, ताकि जो है वो बैलेंस रहे सारा का सारा जो हीट का सिस्टम है। तो बट इट इज़ ट्रैप्ड, वो हीट रेडिएट तो कर देती है, यानी जो अर्थ होती है वो हीट रेडिएट तो कर देती है, लेकिन वो जो ट्रैप हो जाती है बाय द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर्स। ठीक है, और टेम्परेचर राइज कर देते हैं and produce a warm effect on the earth. Two gases, carbon dioxide and water vapors in the air, act as an insulating blanket to prevent the heat from the escaping. The trapping of the IR यानी heat यानी कि जो हमारे पास IR radiations थी longer wavelength वाली on the surface of the earth by carbon dioxide and water vapor in the atmosphere is known as greenhouse effect। यानी ये पूरा का पूरा अगर आप इसका definition को देखेंगे तो basically इसको हम ये कहेंगे कि trapping of the IR radiations of longer wavelength on the earth surface by carbon dioxide and water vapor in the atmosphere is known as greenhouse effect। ठीक हो गया। अच्छा, अब आप आ जाएं ग्लोबल वार्मिंग की तरफ। ठीक है, क्योंकि आप ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा तो हो रहा है, उसमें एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, लेकिन अब कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट भी आपको पता है कि दरख्त कम हो रहे हैं, फ्यूल जो है वो ज़्यादा बर्न हो रहा है। ठीक है, उसकी वजह से बर्निंग ऑफ फ्यूल से कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट ज़्यादा हो रही है एनवायरनमेंट में। तो इन द एटमॉस्फेयर वाटर वेपर्स एब्जॉर्ब मोर IR रेडिएशंस देन कार्बन डाइऑक्साइड। इट इज़ बिकॉज कंसंट्रेशन ऑफ वाटर वेपर इज हायर देन द कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन क्या हो रहा है कि द कंसंट्रेशन ऑफ CO2 इन द एटमॉस्फेयर इज 330 parts per million. It is increasing continuously. If the concentration of CO2 is increased up to 400 ppm, then the temperature of the earth should increase by 1 degree centigrade. So the increased concentration of CO2 is disturbing this balance. अब वो कहते हैं कि अगर ये 330 से 400 हो जाए तो इसकी कंसंट्रेशन हो जाए तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज कर जाएगा। अगेन इससे भी बढ़ता जाएगा, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है पूरे अर्थ का एटमॉस्फेयर इंक्रीज होता जाएगा। और इसको हम कहते हैं कि जब पूरे अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है तो इसका मतलब है कि दिस इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। ठीक हो गया। अच्छा, द mean global temperature at Earth's surface is 15 degree centigrade, and the temperature of the Earth is determined by the delicate balance between energy absorbed and emitted by the Earth। यानी अब वो कहते हैं कि ये जो हमने आपको टेम्परेचर बताया है, तो ये टेम्परेचर कैसे होता है, डिटरमिन करते हैं बाय बैलेंस। ठीक है, यानी कि किस चीज़ का बैलेंस हमने देखना होता है कि कितनी हीट एब्जॉर्ब हुई है और कितनी हीट जो है वो रिलीज हुई है। तो इन दोनों के बैलेंस से पता चलता है कि टेम्परेचर जो है वो कितना चल रहा है। ठीक हो गया। Any change in this balance upset this balance and which will affect the climate due to global वार्मिंग। अब इसके नुकसानात क्या हो रहे हैं जब पूरा इन्वायरमेंट जो है वो हीट अप हो रहा है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग द रेट ऑफ मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स इज इंक्रीजिंग एंड वाटर लेवल इन द सी इज राइजिंग। ठीक हो गया। और अब सजेशन भी पूछी गई है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि द बर्निंग ऑफ कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मोस्ट ऑफ द इमिशंस दैट कॉज ग्लोबल वार्मिंग। तो हमने क्या करना है, सो टू कंट्रोल द ग्लोबल वार्मिंग वी कैन रिड्यूस ओवर एनर्जी यूज़ को जो हम कम कर दें, स्विच टू रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, यूज़ विंड, सोलर एंड वेव एंड टाइडल और जियोथर्मल पावर एंड चेंज ओवर ट्रांसपोर्टेशन हैबिट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन हैबिट्स को भी चेंज करना होगा ताकि जो है जितना कम गाड़ियाँ यूज़ होंगी, फ्यूल यूज़ होगा, तो उतना ही इन्वायरमेंट में कम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कंट्रीब्यूट करेगी। ठीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हैबिट्स को चेंज करें, वॉक, बाइक और टेक पब्लिक ट्रांसपोर्ट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने तमाम के तमाम जो लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको डिस्कस कर लिया है। बहुत से क्वेश्चंस एज इट इज़ रिपीट हो रहे थे, कुछ न्यू थे, लेकिन जो न्यू भी थे देखें प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर वाला, या ये हमारे पास ग्लोबल वार्मिंग वाला आ गया है। ठीक है, या इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल्स वाला, तो ये सब आप कह लेंगे बहुत ही ईजीएस्ट क्वेश्चंस थे और लॉन्ग भी थे, तो इसका मतलब है ज़्यादा मार्क्स के हैं और बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इनको बहुत अच्छे से आप जो है वो मेमोराइज़ कर लें ताकि अगर आपके पेपर में भी यही आते हैं तो आप जो है वो फुल मार्क्स ले सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाए और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाए, आमीन।